अमरीश मिश्रा स्पीक्स की एक और भविष्यवाणी सही साबित हुई है। सीरिया में फाइनली सीरियन रेजिस्टेंस ने सीधे युद्ध का डिक्लेरेशन कर दिया है। सीरिया में नई सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। कुछ शहरों पे कब्जा भी कर लिया है सीरियन रेजिस्टेंस ने। मैंने आपसे कहा था कि ईरान, इराक, उसके साथ साथ जो सुन्नी फोर्सेस हैं, जो अलावाइट्स हैं, सुन्नी फोर्सेस को मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जो एचटीएस की सरकार सीरिया में बनी थी वो सुन्नियों के नाम पे बनी थी। और सच्चाई आज क्या है? आज सच्चाई यह है कि सुन्नियों के एक बड़े हिस्से ने एचटीएस के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वो अपना एचटीएस की फोर्सेस जुल्म कर रही हैं, सिविलियंस को मार रही हैं, अलावाइट्स को टारगेट कर रही हैं ताकि शिया सुन्नी हो जाए। और इस बीच में भी हो जाए जब सारे लोग मिलके, सारे फोर्सेस मिलके उन्होंने एक मिलिट्री काउंसिल फॉर लिबरेशन ऑफ सीरिया, मिलिट्री काउंसिल फॉर लिबरेशन ऑफ सीरिया उसको डिक्लेयर कर दिया है। मैं ये बताऊंगा कि उसने कितने शहर अभी कब्जा किए हैं, कौन उनका लीडर है, ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। दूसरी बात, फिलिस्तीन में बड़ी घटनाएं हो गई हैं क्योंकि आज फ्राइडे और रमजान का जो पहला फ्राइडे और उसका महत्व, और इसी दिन इजराइल ने नाब्लस में ऐतिहासिक अल नस्र मस्जिद को तबाह कर दिया है, जला दिया सबके सामने। और उसके बाद अल अक्सा मस्जिद में इतनी पाबंदियां लगा दी, लेकिन अल अक्सा मस्जिद में भी 90,000 फिलिस्तीनी पहुंचे। उसके अलावा जगह जगह वेस्ट बैंक में आज कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन जो बड़ा सवाल फिलिस्तीन में हो गया है, गाजा की एक अलग स्थिति है। गाजा में आप जानते हैं हमास, ट्रंप सीधे सीधे हमास से बात करने के लिए इच्छुक है, बातचीत शुरू भी हो चुकी है। इच्छुक क्या, उससे आगे चीजें पहुंच गई है। इजराइल उसमें अड़ंगा लगा रहा है, लेकिन ट्रंप का दिमाग बना हुआ है। ट्रंप लगातार इस तरह का मटेरियल रिलीज कर रहा है। एलोन मस्क का जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसमें लगातार ऐसा मटेरियल बार बार आ रहा है कि जॉन कैनेडी का मर्डर इजराइल और मोसाद ने किया था। जेफरी एप्स्टीन सेक्स ऑफेंडर, ज्यू, खुद यहूदी है और यहूदी होने के साथ साथ ज़ायनिस्ट, उसके जो पूरे उसके काले कारनामों के जो जड़ें हैं वो इजराइल में हैं, यूक्रेन में हैं। वो भी हम आपको एक्सपोज करते रहे हैं। यूक्रेन, इजराइल, यूरोप, ये एक अजीब सा सैटानिक ट्रायंगल एक बना है, शैतानों का एक ट्रायंगल बना है, त्रिकोण, शैतानी त्रिकोण बना है। इसको ध्वस्त सबसे पहले हमास ने शुरू किया और अब देखिए ईरान हमास के साथ था। और हमास ने जो आंदोलन 7 अक्टूबर 2023 को शुरू किया, उसने इस सैटानिक ट्रायंगल को ध्वस्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। और ये जो सैटानिक ट्रायंगल है, ये जो शैतानी त्रिकोण है, ये पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। अभी भी ये देखिए अमेरिका पे अटैक कर रहा है, ट्रंप पे, क्योंकि बाइडेन इसी सैटानिक ट्रायंगल का पार्ट था पहले। लेकिन ट्रंप के आने के बाद स्थितियां बदल रही हैं। अब कितने दिन तक वो चलती है वो अलग सवाल है, लेकिन हम फिलहाल ट्रंप की इस कोशिश के साथ हैं। हम ट्रंप के साथ नहीं हैं, हम उसकी इस कोशिश के साथ हैं जो ये चाहती है। आज फिर ट्रंप ने कहा कि नेटो से हम अलग होना चाहते हैं। उसने फिर कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स बैन होने चाहिए, या जो सारे देशों को अग्री करना चाहिए। कैसे अग्री होगा? इजराइल तो अभी अपना न्यूक्लियर वेपन्स छुपा के बनाता रह रहा है, कोई उसके ऊपर ओवरसाइट नहीं है, किसी ने कभी इंस्पेक्शन इजराइल का नहीं हुआ। और इराक में न्यूक्लियर वेपन्स थे नहीं और उस पर हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया इस नाम पे कि वहां न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अरे क्या मजाक चल रहा है दुनिया में? ईरान को परेशान किए जा रहे हो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, जहां इजराइल में खुलेआम न्यूक्लियर वेपन्स है, वहां पर तुम्हारी नानी मर जाती है कुछ बोलने में, कुछ समझने में। ये देखिए साथियों, अंदर से निकले हुई उद्गार है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स हमेशा इंटेलिजेंस की बात करता है, इंटेलिजेंट एनालिसिस पेश करता है, लेकिन उसके साथ साथ इमोशन को ध्यान देता है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि जेलेंस्की को जो उन्होंने उस दिन घेरा व्हाइट हाउस में, वो इमोशन बाहर लाना चाह रहे थे। सच्चाई इमोशन से बाहर आती है। और ये देखिए, जो एक बीच बीच में जो हम इमोशन लाते हैं अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने पॉडकास्ट में, जो भी आप कह लीजिए, प्रसारणों में, ये जो इमोशन है ये आता है, ये पूरा सच्चाई को साफ कर देता है, पूरा सच्चाई को साफ कर देता है। जैसे इजराइल वाली बात मैंने बताई कि इजराइल के साथ क्यों इस तरीके से एक किड ग्लव्स के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, जैसे वो बहुत कोई पवित्र चीज हो। जो चीजें दूसरों पे लागू होगी वो इजराइल पे नहीं लागू होंगी। उसने अल नस्र मस्जिद, नाब्लस की इतनी पुरानी मस्जिद, उसको तबाह कर दिया, जला दिया।
कोई पूछने वाला नहीं है। भारत का कोई बताइए आप, हम ये कह रहे हैं कि यहां पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम मानते हैं इस बात को, जबरदस्त हो रहा है। संभल में हो रहा है। आज देखिए संभल के सीईओ ने, बदमाश, उसने, अनुज चौधरी, उसने कहा कि होली में जिसको होली में अगर मुसलमान निकले तो उन पर रंग डलेगा ही डलेगा, उनको कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं। अगर वो होली में रंग नहीं खेलना चाहते हैं तो वो घर के अंदर रहें। इस तरीके की बदतमीजी की बातें वो अनुज चौधरी कर रहा है खुलेआम। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा खराब हालात फिलिस्तीन में है, इससे 100 गुना खराब हालात अफ्रीका में है, 100 गुना खराब हालात सीरिया में है, लेबनान में है, सारी जगह हैं जहां पर मुस्लिम्स लड़ रहे हैं। और मुस्लिम जब लड़ रहे हैं, जो मैं कहता हूं, तो वो बात अलकायदा और आइसिस वाली नहीं है, वो गलत लड़ाई थी, वो अमेरिका और इजराइल ने उन पिट्ठुओं का आगे किया था। आज जो मुसलमान लड़ रहे हैं वो सच्ची जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, और हर मुसलमान को आगे आना होगा। क्योंकि देखिए भारत की आजादी भी सबसे पहले एक इस्लाम के जिहाद के फतवे से शुरू हुई थी, जिसमें यह कहा गया था 1803 में, मैं आपको बता चुका हूं, शाह वलीउल्लाह की जो सुपुत्र थे शाह अब्दुल अजीज, उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने कहा था सत्ता ना मुसलमानों के हाथों में ना हिंदुओं के हाथों में है, लेकिन पहली जिम्मेदारी मुसलमानों की है कि अंग्रेजों को उतार फेंके। हिंद और उसके साथ जो वो फतवा आया, उसके तुरंत बाद मराठे और तमाम हिंदू जो राजा बच गए थे उस समय, काफी तो खत्म हो गए थे और टीपू सुल्तान शहीद हो चुके थे, महाजी सिंधिया एक नेचुरल डेथ से मारे जा चुके थे। यही दो सबसे बड़े फिगर थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो पूरा एक बात है कि तुम मस्जिदें वहां जला रहे हो, ये, और आने वाले दिनों में ये संभव है कि ये पूरी लड़ाई एक रिलीजियस डायरेक्शन में जाएगी। देखिए जब 1857 की जंग हुई, उसमें वो लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई अंग्रेजी शासन के खिलाफ थी कि हम गुलाम नहीं रहेंगे। इट वॉज एन एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग, एंटी इंपीरियलिस्ट अपराइजिंग। लेकिन जो उसको फॉर्म मिला वो धर्म का मिला, कि वहां पर वो क्रिश्चियनिटी को लेके एक इंपीरियल फोर्स आ रही है, हम पे क्रिश्चियनिटी इंपोज कर रही है, हमारी दौलत सब खींच के इंग्लैंड ले जा रही है, और हमें इन दोनों चीजों को मिला के लड़ना होगा। लेकिन फॉरफ्रंट पे क्या था? दीन की लड़ाई। हिंदू मुसलमान का मजहब अलग हो सकता है, दीन एक है। यह लड़ाई 1857 में थी। यही चीज फिलिस्तीन में हो रही है। और आप देखिए जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स अमेरिका के, उनके बयान आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल, ये नेतन्याहू अपने पागलपन में जो इजराइल को चारों तरफ फैला रहा है, कभी यहां घुस रहा है, कभी वहां घुस रहा है, और ये मारा जाएगा क्योंकि सारे जो अरब कंट्रीज हैं उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा। इजिप्ट के पास, जॉर्डन के पास, सऊदी अरेबिया के पास, कतार के पास, जो अमेरिका के पिट्ठू यूएई और तमाम, इनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अगर, क्योंकि बात यहां अल-अक्सा मस्जिद क्या जाएगी, और इजराइल और प्रोवोक कर रहा है और प्रोवोक किए जा रहा है, और इजराइल ये समझ रहा है कि अरब देश नपुंसक है। मैंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अरब देशों का महत्व खत्म हो गया है दुनिया में। अब अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, ये जो चार ताकतें हैं, ये बड़ी ताकतें बनेगी, और पांचवी ताकत जो उभरती ताकत है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन एक राष्ट्र बनेगा और अरब देशों में सबसे अगवा राष्ट्र बनेगा। लेकिन बाकी अरब जो देश हैं इस समय, वो अल्टीमेटली फिलिस्तीन की लीडरशिप में आएंगे, उनकी लीडरशिप में आएंगे। जी हां, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब, सऊदी अरेबिया, ये सब हमास की लीडरशिप में आएंगे और अल-अक्सा मस्जिद के लिबरेशन के लिए लड़ाई करेंगे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स की ये एक और भविष्यवाणी है। धर्म युद्ध होगा, जिहाद होगा। भगवान कृष्ण ने धर्म युद्ध का ऐलान किया था महाभारत में, गीता में, और उसी के साथ साथ जो जिहाद इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है, और जिसका पूरा का पूरा एक मजहब उसको खत्म कर देना चाहते हैं, ये चीज बाकी मजहब के लोगों को भी नागवार गुजरेगी। जो क्रिश्चियंस हैं वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में, जो हिंदू हैं, हिंदुओं के बीच जब भी मैं बात करता हूं रोने लगते हैं, कहते हैं हम लोग को गुमराह किया गया, हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं है। विपक्ष को कोसते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं कुछ बोलता। और मैं आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सीधे एड्रेस करके और ट्विटर पे डालूंगा, और मैं देखता हूं, क्योंकि देखिए सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी ना। आप चाहते हैं वोट और आप सड़क पे नहीं आ रहे हैं, एक शब्द भी अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने बोला है इस बारे में। और जो सपावादी हैं या ये जो हमको सुन रहे हैं, चुपचाप चुप रहें, ज्यादा बोले ना, अपने को
अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद अपनी आत्मालोचना करें और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हम अपने जो लीडर्स पे कैसे और दबाव डाल सकते हैं। उनसे बात तो करिए, उनसे भिड़िए। कोई भिड़ा यहां? भारतीय मुसलमानों से मुझे यही शिकायत है, भिड़ते नहीं हो तुम लोग। हम कोई नहीं कह रहे हैं कि तुम अपनी अलग वो कर लो, ये अलग कर लो। तुम अगर सभा में हो तो सभा से भिड़ो ना, कहो अपना तुम्हारा अधिकार है कि उनकी पॉलिसी तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारा अधिकार है ये। कांग्रेसियों से कह रहा हूं, कांग्रेसियों से भिड़ते क्यों नहीं हो? सीधे राहुल गांधी के घर पहुंच जाओ, घुस जाओ अंदर, बात करो उनसे, सवाल जवाब करो। क्यों नहीं कर सकते हो? ये देखिए, मेरी इसी सब बातों से लोगों को तकलीफ होती है, मेरा चैनल बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैं लड़ाकू आदमी हूं, लड़ के मैं वापस आता हूं। अब देखिए, सीरिया में जो जिस तरह का घटनाक्रम रहा है वो इतना चौंका देने वाला है कि जिसको वाकई मतलब हम खुद मतलब मेरी भविष्यवाणी एक तरह से यहां पर सिद्ध हुई, लेकिन मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो रहा है। और उसमें देखिए जो कई एक पूरा शहर, जबले नाम का पूरा शहर आप देखिए मैप में, तो सीरिया की जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें लटकिया, जो मतलब वेस्टर्न सीरिया, और वेस्टर्न सीरिया से ही आप सोचिए एचटीएस का आंदोलन शुरू हुआ था। वेस्टर्न सीरिया से एचटीएस का आंदोलन शुरू हुआ था और 8 दिसंबर 2023 को उन लोगों ने दमस्कस पे कब्जा कर लिया था। और उसी एरिया में लटकिया, एलेप्पो और उसके बाद मतलब जो वेस्टर्न सीरिया है, जबले, वहीं पर अपराइजिंग हुई है। और जिसको मैंने फिर से आपको याद दिला दूं कि मिलिट्री काउंसिल फॉर द लिबरेशन ऑफ सीरिया ये बन गई है। इसके जो कमांडर हैं वो मेजर जनरल अल गैत गल्ला हैं। मेजर जनरल अल गैत ये सीरियन अरब आर्मी, जो असाद के समय की आर्मी थी, उसके बड़े जनरल थे। सीरियन अरब आर्मी जो असाद की थी उसकी कई फोर्सेस रिकंस्टिट्यूट हुई हैं, दोबारा वो एक साथ आई हैं। लेबनान के पूरे एरिया में जो लेबनीज ट्राइब्स हैं उन्होंने वैसे ही एचटीएस को मारा है बड़ी बुरी तरह से, तो वो भी हैं। तो एक बड़ा यूनाइटेड फ्रंट सीरिया में बन रहा है। एक तरफ ये जो मिलिट्री काउंसिल फॉर द लिबरेशन ऑफ सीरिया है, जिसमें जो एक्स असाद की फोर्सेस हैं, कुछ अलावाइट्स जिसमें हैं, और सुन्नी, क्योंकि सुन्नी बहुत बड़ी संख्या में असद की सेना में थे, तो वो भी इसमें है। और उसके साथ साथ लेबनीज जो शिया ट्राइब हैं, जो लेबनान और सीरियन बॉर्डर पे है। उसके बाद जो ड्रूज हैं, जो ड्रूज जहां पर इजराइल इस समय कब्जा किए हुए है, कुनेत्रा और वो सब जो इलाका दमस्कस के पास है, दमस्कस और थोड़ा सा जैसे वेस्टर्न सीरिया, एलेप्पो हो गया, लटकिया हो गया, जबले हो गया, और दमस्कस थोड़ा सा इसकी तरफ है, साउथ की तरफ है। तो दमस्कस के पास दारा है। दारा में भी देखिए आज जिहाद का ऐलान हुआ, और जिहाद का ऐलान इजराइल के खिलाफ हुआ। अब यहां पर देखिए खास बात यह है सीरियन रेजिस्टेंस की, कि वो ये कह रहा है कि हम जिहाद इजराइल के खिलाफ डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हम एचटीएस के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर करेंगे। ये देखिए इनका पूरा का पूरा मैनिफेस्टो भी आया है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और ये देखिए जो सबसे पहली इनका जो अचीवमेंट है, ये जो मिलिट्री काउंसिल फॉर द लिबरेशन ऑफ सीरिया है, इसकी 2 ब्रिगेड्स बनी हैं, कोस्टल ब्रिगेड और माउंटेन ब्रिगेड। कोस्टल ब्रिगेड ने के सामने एचटीएस फाइटर्स ने सरेंडर कर दिया है। वही जाबले बिल्कुल कोस्टल सीरिया का हिस्सा है, वो करीब जो टार्टूस और इस तरह से जो लटकिया है, लटकिया से करीब साउथ में पड़ता है 25 किलोमीटर। जाबले में जो कोस्टल ब्रिगेड है सीरियन लिबरेशन आर्मी की, इसके सामने एचटीएस फाइटर्स ने सरेंडर किया। करीब 15 से ज्यादा एचटीएस फाइटर्स मारे गए। कुछ खबरें आ रही हैं कि सब मिला दिया जाए तो करीब 53 एचटीएस के फाइटर्स मारे गए। लेकिन हम यहां से शुरू करते हैं कोस्टल ब्रिगेड से। उसके बाद माउंटेन ब्रिगेड। माउंटेन ब्रिगेड ने होम्स और टार्टस, होम्स सोचिए आप ऑलमोस्ट वेस्ट सेंट्रल सीरिया में है, और जब उधर से बढ़े थे एचटीएस की फोर्सेस असाद के टाइम, तो होम्स, हमा, आपको याद होगा उस पूरे एलेप्पो, होम्स, हमा, इस रास्ते पूरे आए थे, इडलिब, एलेप्पो, होम्स, हमा, फिर दमस्कस। तो वहां पर होम्स और टार्टस जो रोड है उसको काट दिया है माउंटेन ब्रिगेड ने, और एक बड़े जो खिरबेट, अल्तिन, हुदीदा, तकलकाक, अर्जोना जैसे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया है। तो ये कोस्टल और माउंटेन ब्रिगेड, इन्होंने 2 जगह पे कब्जा किया है। उसके बाद देखिए जो कोस्टल शील्ड फोर्स है, इसने लटकिया में इस्तामो एयरबेस पे भी कब्जा कर लिया है। एयरबेस पे अभी देखिए एक नेवल
बेस पे भी कब्जा हुआ है। उसके बाद जो सीरियन रेजिस्टेंस का जो पूरा बयान आया है, उन्होंने अपने गोल्स बताया। उन्होंने कहा है कि लिबरेशन ऑफ ऑल सीरियन टेरिटरी फ्रॉम ऑक्यूपायर्स इजराइल एंड टेररिस्ट फोर्सेस एचटीएस। उन्होंने इजराइल को ऑक्यूपायर कहा है और एचटीएस को टेररिस्ट फोर्सेस कहा है। सीरिया को मुक्त कराना है इजराइल से और आतंकवादी फोर्सेस यानी एचटीएस से। एचटीएस रिजीम को ओवरथ्रो करना है और उसका जो ऑपरेसिव सेक्टेरियन, उसने जो एक बहुत ही संकीर्ण, एक खास सुन्नियों में भी एक खास किस्म का कुछ पता नहीं क्या वहाब, उसको वहाबी भी नहीं कह सकते हैं, जो अपना जुरानी का कुछ है उसको वो लागू कर रहा है। तो सुन्नी भी उससे नाराज है। अब ये जो तो पहला इनका ये था कि इजराइल और एचटीएस के खिलाफ, दूसरा कि एचटीएस रिजीम को ओवरथ्रो करना और उसकी संकीर्णतावाद से लड़ना है। तीसरा सारे सीरियंस की लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। चौथा स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो बर्बाद हो गए हैं, इजराइल और एचटीएस ने मिलकर बर्बाद किए, उनको रीबिल्ड करना है। पांचवा प्रेपरेशन फॉर द रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज। उसके बाद छठवां एस्टैब्लिशिंग अ यूनिफाइड सॉवरेन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेक्स एंड एथनिसिटीज, यानी एक एकीकृत राज्य बनाना जिसमें सारे संप्रदाय, सारे जो इस तरीके के पंथ हैं, उन सबको जगह मिले। क्योंकि सीरिया देखिए करीब 2 से 3 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें काफी हद तक मेजॉरिटी सुन्नी है, लेकिन जो 30% माइनॉरिटी है, बहुत बड़ा होता है 30%, उसमें शिया भी हैं, उसमें अलावाइट भी हैं, उसमें आगा ये जो प्रिंस आगा इस्माइली शियाज भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें ड्रूज भी हैं। तो अलग अलग तरीके से उसमें बहुत सारे अलग ये, तो उसको एक ऐसा स्टेट चाहिए, ऐसा राज चाहिए। जैसे असाद में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी कि वो सबको साथ लेके चलता था। वो सेक्टेरियन लड़ाई अलाउ नहीं करता था कि शिया सुन्नी लड़ाई हो, अलावाइट और ड्रूज में लड़ाई हो, नहीं, वो एक यूनिफाई करके चलता था। तो ये भी यही कह रहे हैं कि हम यूनिफाई करके चल रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर जो 2 ब्रिज, सीरियन जो लिबरेशन आर्मी है, इसने 2 ब्रिज भी कैप्चर कर लिए हैं। मेन शाकिर ब्रिज खास तौर पे इसने कैप्चर किया है, जो टार्टूस के साउथ में है। उसके बाद देखिए, इन्होंने माउंट यूनिस, जो सबसे हाईएस्ट पीक है सीरिया के कोस्टल रीजन की, माउंट यूनिस पे भी सीरियन लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। और उन्होंने कई वहां पर पूरा वीडियोस आए हैं जिसमें एचटीएस की फोर्सेस भाग रही हैं और उनके जो तोप खाने हैं वो सीधे उसको अपने तोप खाने छोड़ के भाग रही हैं और उसको सीरियन लिबरेशन आर्मी कैप्चर कर रही है। उसके बाद दारा में जिहाद का डिक्लेरेशन हुआ, जो मैंने आपको बताया इजराइल के खिलाफ। दारा बिल्कुल साउथ में एकदम दूर है, ये जो जाबले और लटकिया और ये सब जो एरियाज हैं, इनसे बिल्कुल दूर है। और वहां पर जिहाद का पूरा जिहाद अनाउंस हुआ। और लटकिया में जो नौसैनिक अड्डा है, उसमें भी कब्जा कर लिया। उस पूरे यानी जो बेल्ट, वो जो वेस्टर्न सीरिया की है, उस वेस्टर्न सीरिया के बेल्ट में जो कोस्टल एरियाज है, वो काफी कब्जा कर लिया। और जो सबसे हाईएस्ट पीक वहां के माउंट यूनुस, उस पे भी कब्जा कर लिया। और इजराइल में देखिए, एक माउंट हामोन पे उसका कब्जा है इजराइल का। और सीधे देखिए माउंट यूनिस, माउंट हामोन, ये पूरा एक बैटल लाइंस अल्टीमेटली इजराइल और जो सीरियन रेजिस्टेंस है उसके बीच लड़ाई होने वाली है। एचटीएस से ये कहा जा रहा है कि तुम बीच से हट जाओ, तुम बीच से हट जाओ, बीच में मत पड़ो। और अगर तुम बीच में पड़े तो तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना होगा। और फिर वही बात कंफर्म हो गई है। देखिए, करीब 52 से 55 एचटीएस के सोल्जर्स मारे गए हैं। उन्होंने 71 सिविलियंस को मारा गुस्से में, वही जैसे इजराइल करता है। 71 सिविलियंस, मेनली अलावाइट्स, जो माइनॉरिटीज हैं, जो शिया माइनॉरिटी, उनको उन्होंने मारा। और उसके बाद देखिए, जो इंटेंसिटी है लड़ाई की, वो बढ़ती जा रही है। और जो सबसे जबरदस्त बात है, रशिया का वहीं पर बेस है, हिमिम बेस। कई जो एचटीएस के लोग हैं वो जाके रशिया के सामने सरेंडर किए हैं। विश्वास नहीं होगा इस बात को, रशिया के सामने सरेंडर किए हैं वो लोग। मतलब दिस इज प्रीटी अमेजिंग। ये देखिए, और इसमें कई जगह एचटीएस ने सिविलियंस को मारना शुरू किया है, कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। जब असाद भी ये सब कर रहा था, उसके साथ एक जन समर्थन नहीं था, तो वो नहीं टिक पाया। लेकिन 2 महीने में, अभी 8 दिसंबर को ये एचटीएस की सरकार बनी है, आज 7 मार्च है 2025, हार्डली 2-3 महीना। और इसमें यह हालत हो गई है कि पूरा का पूरा एक विद्रोह हो गया है और कई लेवल पे विद्रोह हो रहा है। उधर नॉर्थ ईस्ट सीरिया वो एक अलग कहानी है, जो
कुर्दों के हाथ में है और वहां पर अच्छा टर्की ने भी देखिए, टर्की घबरा के टर्की की फोर्सेस ने भी इंटरवीन करने की कोशिश टर्की की फोर्सेस भी कर रही है। अब किसकी तरफ से कर रही है वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन टर्की एक बार घुसा तो उसको इजराइल के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वो केवल अगर सीरियन रेजिस्टेंस को मारने लगा तो टर्की भी की भी असलियत खुल जाएगी, उसकी पोल खुल जाएगी और कहीं उसको जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने के लिए। उसके बाद देखिए चाइना ने आज बड़ा एक डिसीजन अनाउंस किया। चाइना ने कहा कि फिर से कि गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने की अगर बात हुई तो हमें कुछ और ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा। चाइना देखिए इस तरह से लगातार, अब आप तो जानते हैं चाइना ने हमास को भी होस्ट किया। चाइना उधर ताइवान के सवाल पे एग्रेसिव है और ट्रम्प जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहा है और वो चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है। और चाइना एक सुपर पावर है, वो अब हो गई है, उसमें अब कोई दुविधा किसी को नहीं है। तो चाइना का देखिए जो ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट है, गाजा का सपोर्ट है, अल्टीमेटली ये क्या करता है, ये एक एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय इसके कि वो हमास से बात करे। ये देखिए ये होता है जो इंटरनेशनल फोर्सेस होती है। लोग पूछते हैं भाई साहब इससे क्या होगा, चाइना रशिया ये वो बोल रहे हैं। अरे हमने कहा बोलने से ये होता है, एक माहौल बनता है, उस माहौल में नेतन्याहू आइसोलेट होता है और जब नेतन्याहू आइसोलेट होता है, इजराइल आइसोलेट होता है तो ट्रंप मजबूत होता है और फिर वो और प्रेशर डालता है। और उसके अलावा एक और फैक्टर जो इजराइल के अंदर जो अभी होस्टेजेस, अच्छा हाँ, एक ये भी एक फिगर क्लियर हुई कि कितने होस्टेजेस हमास के पास, 59 हमास के पास 59 होस्टेजेस इजरायली अभी हैं। ये बात साफ हो गई। अब यहां पर जो बात मैं कह रहा था कि जो उन होस्टेजेस की फैमिलीज हैं उन्होंने धरना, इनडेफिनेट स्ट्राइक शुरू कर दी है, इनडेफिनेट धरना शुरू कर दिया है नेतन्याहू के घर के सामने। और उन्होंने कहा है कि हम वॉर दोबारा नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, या तो हमको मार दो और नहीं तो वॉर कर लो, मतलब हमको मार के वॉर करो, और अगर हमको जिंदा ये रखना चाहते हो तो लड़ाई बंद करो, होस्टेजेस को वापस लाओ। क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप हमास से कहे कि अच्छा ठीक है हम इस तरह से डील करते हैं। जो अमेरिकन सिटीजन ट्रंप के पास हैं, जिनकी डुअल सिटीजनशिप है इजरायली अमेरिकन, उनको तो वो ट्रंप छुड़वा ले, इजरायलीज को छोड़ दे। अब इस तरह की बहुत, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन बहुत सारी इस तरह की अफवाहें, और ऐसे माहौल में आप सोच सकते हैं कि क्या एक अजीब सा, जैसे एक सीज मेंटालिटी होती है इजराइल की, जो आम नागरिक हैं वो इस समय एकदम जैसे बंधकों की स्थिति होती है वैसी है। एक ऊपर से नेतन्याहू का जूता, उधर से पूरा उनके अपने लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं, गिल्ट कॉम्प्लेक्स कि हमारी वजह से इतने फिलिस्तीनी मारे गए, इतने गाजा के इनोसेंट्स मारे गए। वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए। कोई आदमी सो नहीं सकता है, समान आदमी जितना भी हो, कि वो जब उसको ये पता है कि 20,000 बच्चों को हमारी वजह से हमारे देश ने मार दिया। उसके बाद आज देखिए सेना में जो नए सेना अध्यक्ष बने हैं एयाल जमीर, उन्होंने डैनियल हगारी को डिसमिस कर दिया जो आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन लंबे समय से थे। अब हलेवी ने छोड़ा, जो आईडीएफ के पहले के चीफ थे, ये आए, जमीर आए। अब इन्होंने हगारी को डिसमिस कर दिया। हगारी आईडीएफ में बहुत पॉपुलर है और हगारी देखिए हमेशा भाई वो आईडीएफ का स्पोक्स पर्सन था, लगातार बयान पूरा उसने 15 महीने जो जंग चली उसमें बयान दिए। और उसने लेकिन एक बात ये भी कह दी थी बीच में, और ये अभी नहीं कहा था, उसने 6 महीने पहले कहा था कि हमास एक विचार है और विचार को आप नहीं खत्म कर सकते। और ये उसने क्या गलत कहा था? हमास एक विचार है, विचारों को आप नहीं, एक सोच है, उस सोच को आप नहीं खत्म कर सकते। सोच को आप कैसे खत्म करेंगे? आप सारे हमास के लोगों को मार दीजिए। अब ये बात जो हगारी ने कही, कहीं ना कहीं नेतन्याहू को ये बात वो कर रही है। और नेतन्याहू के बारे में खुद जो, अब देखिए लोग एग्रेसिव हो गए हैं इजराइल के अंदर, उसको मेगलोमेनियाक कह रहे हैं। मुझे याद आता है कि नरेंद्र मोदी को भी मेगलोमेनियाक कहा जाता है, और कोई नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी उनकी पार्टी के एमपी कहते हैं। तो अब देखिए जो पूरी एक सिचुएशन बन रही है, नेतन्याहू पूरी तरह से आइसोलेटेड है, उसको मेगलोमेनियाक कहा जा रहा है। लेकिन मेगलोमेनियाक तो हिटलर भी था, और उसने देखिए अपने देश को कहां से कहां झोंक दिया। कोई उसके जो विरोधी थे उनको भी भागना पड़ा। हालांकि इजराइल में ये स्थिति हिटलर जर्मनी से बेहतर है कि वहां पर जो है आप ये नहीं कर सकते हैं कि अपने सारे विरोधियों को आप जान से मार दीजिए। कि नेतन्याहू जो है आज की तारीख में जो
पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं बराक, जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको मार दे, अपोजिशन के लीडर यार लापेड हैं उनको मार दें, जो युवर्स गालित वगैरह जो रिजाइन करके हटे हैं उनको मार दे, जो गाजी आइसनकॉट है उनको मार दे, बेनी गैंट्स जो पहले सरकार में त्याला घट गए उनको मार दे। ये संभव नहीं है इजराइल में अभी की पूरी स्थिति में, क्योंकि सबके अपनी लॉबीज हैं। जूश लॉबी पूरी दुनिया में फैली, सब जूस हैं, और अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनकी भी अपनी साख है हर जगह, मतलब इजराइल के बाहर भी। और इजराइल तो इजराइल के बाहर से ही चलता है, जो दुनिया की इंटरनेशनल जूश लॉबी। और उसके बारे में एक बात आई जी कि जो यूरोप उछल रहा है, यूरोप जो अमेरिका के खिलाफ उछल रहा है और ट्रंप का विरोध करने की सोच रहा है कि हम ट्रंप का विरोध करेंगे यूक्रेन के सवाल पे। और फ्रांस ने तो आज मैक्रोन जो है उन्होंने ये तक कह दिया कि हम ये प्यूटिन के गेम को ट्रंप नहीं समझ रहा है, हम समझ रहे हैं प्यूटिन को ज़बरदस्ती नकेल डालना ज़रूरी है, और हम अपनी ट्रूप्स 10,000 यूरोपियन ट्रूप्स हम भेजेंगे वहाँ पर, यानी यूक्रेन में। तुम यूक्रेन में 10,000, 12,000, 16,000 ट्रूप भेज के कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन तुम कह क्यों रहे हो? कह इसलिए रहे हो ताकि, क्योंकि जो मैक्रोन के पीछे पता है कौन है? जो दुनिया की सबसे अमीर जूइश फैमिली है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जिसने इन्वेस्ट किया था और जिसने नेपोलियन बोनापार्ट को हरवाया था, रॉथशाइल्ड फैमिली। रॉथशाइल्ड फैमिली ये दुनिया की सबसे खूंखार, सबसे अमीर फैमिली, जो पूरे दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनिपुलेट करती है। ट्रंप पे उनकी नहीं चल रही है, क्योंकि ट्रंप जो है उसके पास और भी बहुत सारी पैरेलल पावर सेंटर्स है। लेकिन यूरोप को पूरी तरह से रॉथशाइल्ड अपने ग्रिप में लिए हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब 1857 हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा लोन दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 करोड़ भारतवासियों को मारा, इन्हीं रॉथशाइल्ड फैमिली वालों ने दिया। तो वो आज तक फ्रांस को कंट्रोल कर रहे हैं और वो यूरोप को कंट्रोल कर रहे हैं और यूरोप को युद्ध की तरफ वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी बातें रॉथशाइल्ड की, इनकी आप देख सकते हैं, आप खुद गूगल में सर्च करके इन सारे कंक्लूजन्स पे आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है वेस्ट बैंक में, जो पूरी, मैं फिर से वहीं पर आऊंगा, वेस्ट बैंक में जो हमास देखिए पूरा किस स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। गाजा में उसके हाथ में सारे पत्ते। वेस्ट बैंक में इजराइल जितना ज्यादा जुल्म करेगा, जितना ज्यादा वो, अभी 40,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं वेस्ट बैंक में, उस पर यूएनओ ने बोला, कोई साख रह ना गई हो, मतलब नहीं भी रहेगी जो यूएनओ की, फिर भी एक साख है, उसने बोला। उसके बाद आप देखिए दुनिया में एक माहौल बन रहा है कि वेस्ट बैंक अब धीरे धीरे लोगों की उसमें आ रहा है, वेस्ट बैंक, जैसे गाजा आ रहा था, गाजा, अल्टीमेटली गाजा में सीज फायर करना पड़ा नेतन्याहू को, इतना माहौल बन गया था। वेस्ट बैंक में भी इस तरह का माहौल बनता जा रहा है, वेस्ट बैंक। आज फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अल नस्र मस्जिद नाब्लस में इसने जला दी। इब्राहिमी मस्जिद जो हिब्रॉन में है वहां पर लोगों को वर्जित कर दिया, उसको भी गिराने की प्लानिंग है। अल-अक्सा मस्जिद में इतनी पाबंदियां की, फिर भी 90,000 वहां पर नमाजी पहुंचे। ये जो देखिए पूरी सिचुएशन, और अल-अक्सा मस्जिद पे एक बार युद्ध हो चुका है 2021 में, जिसमें हमास और याह्या सिनवार उस समय थे और इजराइल को हराया था। तो ये जो पूरी एक चीज है देखिए, अल-अक्सा के सवाल पे इस बार नया युद्ध होगा और उसमें अरब देशों को सीधे सीधे हमास के नेतृत्व में इजराइल से लड़ना पड़ेगा। ये देखिए आज का कंक्लूजन है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।